पीडीएफ को खुलने में शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं खुल जाती जल्दी। हाँ जी, मीनिंग दिखाई दे रहे हैं आपको? बस एक बार के लिए बता दीजिए बस मुझे। नो सर। हाँ सर, यस सर। सब कुछ क्लियर है ना? यस सर। ध्यान रखिएगा, आज जो मैं वर्ड वर्ड मीनिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, एक से एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक पर्टिकुलर मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फालतू एक भी मीनिंग नहीं होगा, एक भी मीनिंग फालतू नहीं होगा, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका एक क्वेश्चन हो कि सर कोई भी मीनिंग जैसे ऊपर ऊपर जैसे जो मीनिंग लिखा है कि सर इनको कोई सेंटेंस में थोड़ा कन्वर्ट करें, ये भी धीरे धीरे चीजें ये भी मिल जाएंगी आपको, लेकिन पहले थोड़ी वर्ड मीनिंग आपके पास तैयार हो जाए, कुछ आपकी वोकैब थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, फिर बाद में ये काम भी करना शुरू कर देंगे। टेस्ट भी लिया करूंगा आपका, सारे काम होंगे। ये तो मैंने काफी पहले के लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर आपको पीडीएफ में थोड़ा बहुत इश्यू लगता है तो थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, फिर भी काफी हद तक ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला ही मीनिंग याद करते हैं आज हम, वो लिखा हुआ है एब्निगेट। ये जो वर्ड मीनिंग आपके सामने है एब्निगेट, एब्निगेट का देखो इसने मतलब बताया कि त्याग देना, छोड़ देना, नकार देना। ये वर्ड मीनिंग आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू का कोई भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको आपके एग्जाम में मिलता है। अब याद करने का तरीका देखो आप, एब्निगेट में देखो लिखा हुआ गेट, गेट का मतलब क्या होता है? दरवाजा। अब क्या आप कई बार ऐसे कोई भी पढ़ते हो इधर उधर कि भाई उसको अब समाज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अब उसको क्या कर दिया जाएगा? समाज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उसको समाज से अलग कर दिया गया है, ऐसी कई बार आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो। ये याद करने का एक तरीका है, स्टोरी है। अब क्या कहता है वो कि अब नहीं इस गेट में तुझे प्रवेश करना, अब नी गेट मतलब अब इस गेट में आपको नहीं आना, आपने त्याग देना है, इस घर को छोड़ देना है, ठीक है ना, नकार देना है। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, चाहे दोनों स्टोरी बता देता हूं आपको, जो आपको फिट लगे, आपके दिमाग में सूटेबल लगे आपको, उस हिसाब से याद करिएगा। अब नहीं गेट में आना आपने, मतलब अब आपको ये घर को क्या कर देना है? त्याग देना है, छोड़ देना है, इस घर के लोग जितने भी लोग हैं उनको नकार देना है। चाहे तो यूं याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब आपको इस गेट में, मतलब आपके इस समाज के इस गेट में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इट मींस त्याग दिया गया आपको, छोड़ दिया गया आपको, नकार दिया गया आपको। ठीक है, तो ये मीनिंग को याद करने का तरीका है एब्निगेट। हो सकता है आपको स्टोरी, मेरी कोई स्टोरी बताई हुई कोई अगर आपको नहीं सूटेबल होती तो क्लास ही हमारी पर्सनल क्लास है, आप अपनी कोई स्टोरी आपको लगता है कि और भी अच्छा आपके पास कोई थ्योरी कोई स्टोरी मेथड अच्छा है तो वो आप शेयर कर लिया करो चाहे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, आप जो आपको जो मैं स्टोरी बता रहा हूं उस पर एक बार फोकस रखो, लास्ट में रिकॉल करेंगे, सारे याद हो जाएंगे 2 मिनट में। एबनी गेट के अंदर आप ऐसे पकड़ के रखो कि अब नहीं गेट में प्रवेश करना, मतलब त्याग देना है, छोड़ देना है, नकार देना है। ठीक है, अगला मीनिंग देखते हैं हम, वो है एडेज, ADAGE, एडेज। देखो कई बार आपने देखा होगा, मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूं, कई बार आपने क्या देखा है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कोई भी जो उनकी एज होती है उस एज में आकर वो ऐड करते रहते हैं। ऐड का मतलब आप ये मान के चलिए कि वो अपने परिवार, अपने समय की कुछ बातें बता रहे होते हैं कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, 10 रुपए में शादी हो जाया करती थी, 50 रुपए में हम भाई 1 साल तक का खर्चा निकाल दिया करते थे। कई बार आप अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनते ही सुनते हैं। हमें अब इस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये तो कहावत है, ये तो लोकोक्तियां हैं, कहावत का मतलब ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो एड एज क्या होता है कि एक एज आने के बाद आदमी अपनी ऐड करना शुरू कर देता है, अपनी एज की, अपनी उम्र की, कि हमारी उम्र में ऐसी बातें हुआ करती थी, ऐसे काम हुआ करते थे। आपको लगता है कि ये तो कहावत है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है ना, तो एड एज हुआ। तो एबनिगेट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, नकार देना, भी अब आपको गेट में प्रवेश नहीं मिलेगा भाई, सब त्याग दो आप इस चीज को। ठीक है, एड एज का मतलब आप एक एज में आने के बाद ऐड करते हो, ऐड करने का मतलब आप कहावतें सुनाते हो कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, इस हिसाब से इसको याद रखिए। थर्ड मीनिंग अपने पास कैविल। कैविल को आप है ना याद यूं रखिए, एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, जैसे मैं आपका प्रोनाउंसिएशन अभी करूंगा ना आपको वैसे ही पकड़ लेना इसको। कैविल को आप याद रख लो काबिल से, काबिल को आप याद कर सकते हो काबिल, क्या याद रख सकते हो? हिंदी में काबिल बोलते हैं ना कि वो इस काबिल है ही नहीं। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो अगर किसी चीज में काबिल है, वो क्या कर सकता है? उस चीज में कोई कमी निकाल सकता है, छोटी छोटी गलतियां ढूंढ सकता है। जैसे मान लो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा इंटरेस्ट है और आपका नॉलेज भी अच्छा है, तो अगर मैं कोई गलती करता हूँ, आप काबिल हो इसके कि आप कमी निकाल सकते हो, छोटी छोटी गलतियां ढूंढ सकते हो। एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो, दे कैविल्ड एट द बजट। कैविल्ड यहाँ पर वर्ब की है सेकंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। दे कैविल्ड एट द बजट, उन्होंने किस में कमियां निकाली, छोटी छोटी गलतियां किस में ढूंढी? एट द बजट, बजट में। जो बजट, मान लो सरकार ने जो बजट बनाया उसमें
जैसे विपक्षी जो पार्टी होती है वो क्या निकालती है, छोटी छोटी कमियां निकालती है, गलतियां निकालती है। तो दैट्स द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ कैविल। कैविल को आपने यूं याद कर लेना है। कैविल को आप काबिल से याद कर लो। काबिल कौन होता है? काबिल वही व्यक्ति होगा जो कमियां निकाल सकता है, जिसको पता होता है कि कमी कहाँ है, वो काबिल आदमी है। ऐसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज पे और फोकस करना है, वो आपके सामने रखता हूं मैं। इसने सिमिलर वर्ड्स बताए हैं, ठीक है ना। ये सिमिलर वर्ड, ये WRD है, ठीक है ना। सिमिलर वर्ड्स किसके? काबिल के। CARP, कार्प लिखा हुआ है, एक डेरेलिक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। कार्प और डेरेलिक्शन। कार्प फिर भी इतना इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डेरेलिक्शन है। डेरेलिक्शन कई बार एग्जाम में आता रहता है। अब डेरेलिक्शन का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, डेरे होते हैं, जैसे किसी भी बाबा का कोई डेरा होता है, उस डेरे में कमियां कौन निकालेगा? दूसरे जो लोग, जिनको जो काबिल है इस चीज के, कि उनको लगता है कि इस डेरे में कोई भी गलत काम हो रहा होगा। तो डेरेलिक्शन, इसको डेरे से याद कर लो कि इस डेरे में, डेरा क्या होता है, डेरा किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा, किसी भी बाबा का कोई डेरा होता है तो आप कहते हो कि इस डेरे में तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो डेरे से याद कर लो कि किसी भी डेरे में आप क्या निकाल सकते हो? छोटी छोटी गलतियां ढूंढ सकते हो, कमियां निकाल सकते हो। तो डेरेलिक्शन, ठीक है, यूं याद रखना। तो अभी के लिए काबिल पे फोकस करो। और डेरेलिक्शन, इसका एक आपको मैंने सिमिलर वर्ड बताया जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता रहता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो मीनिंग अपने पास, दैट इज एमोरल। ये तो बहुत ही आसान है। मोरल को याद कर लो। मोरल का मतलब क्या होता है? नैतिकता। और एमोरल, इसको एमोरल मान लो आप। एमोरल का मतलब नैतिकता रहित, जिसमें सदाचार विहीन, जिसमें कोई भी सदाचार नहीं होते। तो हम कहते हैं ना कि मोरल कहाँ है भाई आपके, आपकी नैतिकता कहाँ चली गई है? और आप कहते हो तो एमोरल, उसमें कोई मोरल है ही नहीं। हिंदी के थ्रू याद कर लो, ठीक है ना। ए लगा दिया इसके पीछे आपने, तो क्या बन गया वो? एमोरल। एमोरल का मतलब जिसमें मोरल हो, मतलब नैतिकता होती है, और जो एमोरल हो, जिसमें नैतिकता नहीं होती, नैतिकता रहित, ठीक है। फिर अमेलियोरेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है भाई साहब। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का अर्थ होता है सुधार करना, इंप्रूव होना किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि सर आपकी क्लास लेने के बाद हमें थोड़ी अमेलियोरेट हो रहा है, मतलब सुधार कर रहे हो आप, इंप्रूवमेंट आ रही है, अच्छी बात है। अमेलियोरेट को आप याद रख सकते हो अमूल के रेट से। देखो अमेलियोरेट में क्या लिखा हुआ है, एमिलियो को तो आप याद कर लो अमूल। अमूल के जो रेट हैं, रेट का मतलब जो उनकी कीमत है, अमूल के जो रेट हैं, जो कीमत है, वो धीरे धीरे उनमें सुधार कर रहे हैं। पहले मान लो, आप यूं मान लीजिए कि पहले तो वो बहुत महंगे हुआ करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? सस्ते होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सुधार कर रहे हैं वो अपने रेट में। अमेलियो रेट को आप कर लो अमूल के रेट से, ठीक है। सोचिए मत आप, मैं बताता हूँ आपको, याद हो जाएंगे। बस एक बार आपको मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ उसके साथ अटैच होते रहिए आप। अगला देखते हैं, एमनेस्टी। ये एक पॉलिटिकल वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। एमनेस्टी, इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे लिखा क्षमादान। अब क्षमादान का मतलब ये थोड़ी होता है कि मान लो आपने कोई गलती की और आपके पेरेंट्स ने आपको माफ कर दिया, दैट इज नॉट एमनेस्टी। ये एमनेस्टी मतलब उस क्षमादान में और इस क्षमादान में रात दिन का फर्क है। ये एमनेस्टी कौन सा होता है? मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है और फिर दूसरा देश दूसरे को क्षमा कर देता है, ठीक है। या मान लो सरकार किसी को क्षमादान दे देती है, जैसे राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दे दिया कि चलो ठीक है, इसको मौत की सजा नहीं देंगे, इसकी मौत की सजा को इसमें बदल देते हैं, क्षमादान दे दिया। ये उस क्षमादान की बात हो रही है। नॉर्मल आप किसी से माफी मांग लेते हो ना, और उसने आपको माफ कर दिया कि चल कोई बात नहीं यार, तूने मुझे आज फोन नहीं किया, कल कर लेना, ये वो वाला क्षमादान नहीं है। इस एमनेस्टी का मतलब है पॉलिटिकल क्षमादान, ध्यान रखिए, राजनीतिक क्षमादान। अब याद करवाता हूं आपको, देखो NEST, नेस्ट। नेस्ट का क्या मतलब होता है? घोंसला। अब आप जिस रूम में स्टडी करते हो, अगर उस रूम में किसी पक्षी ने कोई घोंसला बना लिया, अब वो पक्षी मान लो सारे दिन चै चै करते हैं और आप पढ़ते हो, उस टाइम पे आप डिस्टर्ब होते हो, तो एक बार तो आपके मन में आया कि घोंसले को आप तहस नहस कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो। लेकिन आपने फिर क्या किया? कुछ नहीं किया, उस घोंसले को वहां से उठाया और किसी दूसरी सेफ जगह पर जाकर आपने उसको शिफ्ट कर दिया। आपने उनको क्षमादान दे दिया कि कोई बात नहीं, चले। तो एमनेस्टी को याद रखना, न्यूज़पेपर में बहुत आता है, एग्जाम में बहुत आता है। हर एक मीनिंग इंपॉर्टेंट, आप किसी भी मीनिंग को हल्के में मत लीजिएगा। एक महीने के लिए सिर्फ आप मेरी बातों पे विश्वास करके देख लीजिए, और बाद में कोई एग्जाम दोगे तो देख लेना ये वर्ड मीनिंग्स। अगला देख लेते हैं, कैजुअल। काफी प्यारा मीनिंग है कैजुअल। इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। और ये जो दोनों मैंने इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, मतलब समानार्थी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से साइकोफेंट तो कुछ ज्यादा ही, फ्लैटर फिर भी लोगों को याद हो जाता है। पहले तो इसको याद किससे कर लेते हैं? कैजुअल को काजोल से। हीरोइन है ना वो काजोल, अजय देवगन की जो वाइफ है काजोल, उससे याद कर लो। काजोल क्या है? वो चापलूसी करती है। आप यूं मान के चलिए कि बाकी जितनी भी हीरोइंस है ना, उनकी चापलूसी करती रहती है। तो एक बार द कपिल शर्मा शो में काजोल आई थी, तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी करी थी कि सबसे ज्यादा चापलूसी करने का मेरा और करीना कपूर का, हम दोनों यही काम करती हैं। तो उससे याद कर लो इसको। कैजोल को आप किससे याद कर लोगे? काजोल से। ये लिखा हुआ भी ऐसा लगता है जैसे काजोल ही लिखा हुआ है, तो काजोल से पकड़ लो इसको। काजोल का मतलब होता है, काजोल क्या काम करती है? चापलूसी करती है। और साइकोफेंट, साइकोफेंट्स को आप याद कर लीजिए एलिफेंट से।
ठीक है ना। एलिफेंट, हाथी, हाथी का काम ही क्या है, इधर की बात उधर करना। अब हाथी के कान कितने बड़े बड़े होते हैं, तो वो एक कान से दूसरे कान में बातों को पहुंचा देता है, यूं याद कर लीजिए जैसे साइकोफेंट को। और फ्लैटरर, ये तो सिंपल मीनिंग है, इसमें कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। जो फ्लैटरिंग जो करता हो, ठीक है ना, फ्लैटरर जो हो, उसको बोलते हैं फ्लैटर। अब एक बार के लिए आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई भी अपना तरीका कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। कोई प्रॉब्लम हो किसी को, अपना माइक ऑन करके आप बता सकते हो। कोई इशू हो किसी के, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है ना। अभी चिंता मत करो, आपको लास्ट में मैं एक अचानक से रिकॉल करवाऊंगा, तो दिमाग में रखना बस हर एक मीनिंग, तो लास्ट में पूछूंगा आपसे सारे के सारे। चलो अगला देखते हैं। सोल स्टिक लिखा हुआ है। अब देखो सोल को पकड़ लो आप, ये एक रूट वर्ड है सोल। सोल का मतलब होता है सन। सोल का मतलब क्या होता है, सन, सूरज। अब यहाँ पे जो सोल आपके सामने है, सोल स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है, छड़ी। वैसे तो स्टिक आप बोलते हैं ना, स्टिक लेके आओ, तो मतलब छड़ी। अब आप ऐसे याद कर लीजिए, स्टिक, छड़ी का काम ही क्या होता है, दूरी नापने का। कोई व्यक्ति है जिससे बिना छड़ी के नहीं चला जाता, अगर उसे कोई दूरी, कोई तय करनी है, दूरी तय करनी है, तो वो छड़ी अपनी लेके चलेगा। तो स्टिक को तो डिस्टेंस से याद रख लीजिए, और सोल का मतलब होता है सूरज। ये रूट वर्ड है, ये जरूर याद रखना है आपको, सोल। अब आप इसको सोल को सोलर सिस्टम से याद तो कर ही सकते हो, चलो और तो सारे मीनिंग छोड़ दो एक तरफ। सोलर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा तो आपने कितनी बार सुना है ना। तो सोलर ऊर्जा में देखो सबसे पहला मीनिंग ही क्या आता है, सोल। तो सोल का मतलब होता है सूरज, और सोलर ऊर्जा होती क्या है, सूरज से जो रोशनी, जो उसकी रोशनी आती है, उसी से फिर लाइट बनाते हो आप, उससे याद हो जाएगा ये। अब सोल स्टिक मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से अधिकतम दूरी। अब सोल का मतलब तो है सन, और स्टिक का मतलब है डिस्टेंस, हो गया याद। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से अधिक दूरी। सोल को याद रख लीजिएगा, सोल मीनिंग जहां भी आ जाएगा उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा किससे, सूरज से। जैसे ये देखो आपके सामने एक मीनिंग और छपा पड़ा है यहाँ पे, सोलराइज। अब ये देखो सोलराइज का सोल तो आ ही गया इसमें, सूरज वाला मामला। तो सोलराइज को देखो आप, अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर टू द सन। सूरज के एक्सपोज जो होता है, आप सूरज में सीधे आते हो तो उससे जो प्रभाव पड़ता है, तो जैसे आप सनस्क्रीन यूज करते होंगे। सनस्क्रीन हम क्यों यूज करते हैं, कि भाई सूरज का जो सीधा एक्सपोजर हमारे ऊपर पड़ता है, यूवी रेज जो पड़ते हैं, उससे हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा डैमेज होता है, ठीक है ना, स्किन बर्न होती है, तो उसको बोलते हैं। तो अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर टू द सन, जो अफेक्ट का मतलब जो प्रभाव पड़ा एक्सपोजर से, सूरज के एक्सपोजर से जो प्रभाव पड़ा, दैट इज सोलराइज। याद रखेंगे आप। मतलब जब सोल, सोल का मतलब सूरज, राइज होता है, राइज का मतलब उदय होना। वैसे तो राइज की स्पेलिंग RISE होती है, लेकिन आपको याद रखना है बस मीनिंग। तो सूरज जैसे राइज हुआ, उदय हुआ, तो उससे फिर धीरे धीरे हमारी एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है हमें सूरज का, और फिर उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है। उससे पकड़ लो इसको बस। तो सोल स्टिक, स्टिक का मतलब डिस्टेंस और सोल का मतलब सूरज। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सोलराइज, सोल का मतलब सूरज, और राइज का मतलब उदय जब होता है, तो उसका धीरे धीरे हम पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, हम उसके एक्सपोजर में आना शुरू हो जाते हैं। हो गया यार। अगला देख लेते हैं। अगला जो मीनिंग है आपके पास, दैट इज डोलेफुल। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है डोलेफुल। आपको बस इसको याद क्या रखना है, DOLE, डोल। ये है ना रूट वर्ड बनता है, ठीक है ना। वैसे तो LE भी नहीं लगता, जनरली सिंपल मीनिंग रहता है ना, जो रहता है DOL। डोल का मतलब ही क्या होता है, उदास, ठीक है ना। डोल जहां पे आ गया, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आता है उदासी से। अब देखो इसने देखा डोलेफुल मतलब ग्लूमी, उदास, तो पहले तो मैं आपको डोलेफुल याद करवाता हूँ। आपकी क्लास के अंदर मान लो कोई व्यक्ति बैठा है जिसके अच्छे खासे डोले शोले बना रखे हैं, बॉडी अच्छी बना रखी है उसने, तो आप उसको देख उदास होते हो कि काश यार ऐसी बॉडी मेरी भी होती। डोले फुल, क्या यार इसके तो डोले बिल्कुल फुल है, मतलब बिल्कुल अच्छे डोले वोले बना रखे हैं इसने तो दूसरे का डोले शोले देखकर आप क्या हो जाते हो, सैड, उदास हो जाते हो। डोल वर्ड याद रखिएगा, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है उदास, डोल से, ठीक है। यूं भी अगर अगर ये स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगी, तो डोल को आप, डोल का मतलब गुड़िया, ठीक है। आप में जो लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो गुड़िया से याद कर लो भी। आप जब छोटी होती थी, अगर आपको डोल नहीं मिलती थी, तो आप उदास हो जाया करती थी, उससे पकड़ लो। मीनिंग याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, आपको जो स्टोरी अच्छी लगे, जो कहानी अच्छी लगे, उससे मीनिंग याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लड़के तो डोलों से याद कर लो भी, डोले शोले अच्छे होंगे दूसरे वाले के, तो आप उदास हो जाओगे। और लड़कियां डोल से, गुड़िया से याद कर लो कि गुड़िया अगर किसी के पास, आपके पास नहीं, आपकी गुड़िया गुम गई या खो गई, कुछ भी हो गया, तो आप उदास हो जाओगे, ठीक है। अब ये देखो ग्लूमी लिखा हुआ, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, और ग्लूमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, ग्लूमी। इसको आप देखो, ग्लूमी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ग्लूमी डोलेफुल का सिनोनिम हुआ, एक तरीके से पर्यायवाची शब्द हुआ, ठीक है, ग्लूमी। अब इसको याद करना है, मान लो आपको। तो ग्लू का मतलब क्या होता है, ग्लू, ग्लू का मतलब होता है गोंद, ठीक है ना, ग्लूमी। अब अगर आपको अपनी कोई प्यारी चीज को, किसी भी अच्छी चीज पे अगर गोंद लगाना पड़ जाए, मतलब टूट गई वो,
अब गोंद लगाना पड़ गया तो आप उदास होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार वो चीज वापस उसी पोजीशन में कभी रहेगी नहीं। तो अगर आपकी डोल जो गुड़िया खराब हुई थी तो आपने उसके ऊपर क्या लगाया, ग्लू लगा के उसे ठीक किया, लेकिन फिर भी आप क्या रहे, उदास रहे। उससे इसको याद कर लो। ये डिटेस्ट मीनिंग बहुत प्यारा मीनिंग है। डिटेस्ट, देखो इसमें क्या लिखा है, आप कोई चीज आपको अच्छी लगती है खाने में, लेकिन अगर आपको खाते वक्त उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, डी टेस्ट मतलब डी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, आपको लगता है यार डी ग्रेड का टेस्ट आया है, मतलब टेस्ट अच्छा आया ही नहीं, तो उससे पकड़ लो। या फिर चलो ऐसे याद नहीं होता तो टेस्ट को कैसे याद कर सकते हो, टीचर अगर कोई टेस्ट लेता है तो बच्चों के चेहरे पे उदासी छा जाती है कि टेस्ट होने का मतलब है कि अब हमारी पोल सबके सामने आ जाएगी कि हमने कितना पढ़ा, उससे पकड़ लो। फिर डिसमे को आप याद कर सकते हो, मई का महीने से याद कर लो इसको। इस बार जो मई का महीना आने वाला है, इसमें काफी उदासी, और मई के महीने में उदासी रहती है क्योंकि मई के महीने में जनरली आप देखते हो कि खूब सारी गर्मी पड़ती है। तो डिसमे मतलब चाहे ये मई आए चाहे दूसरी आए, हमेशा कोई सी भी मई आएगी, उस मई में क्या पड़ेगी, लोगों के चेहरे पे उदासी छा जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे, ये सारे अच्छे मीनिंग है। डोल को याद कर लीजिएगा, रूट वर्ड है बस। ग्लूम को ग्लू से याद कर लीजिएगा, डिटेस्ट को टेस्ट से याद कर लीजिएगा, डिसमे को मई से याद कर लीजिएगा। फिर है डॉलर। अब डॉलर को देखो, ये आपने याद करना है, तो डॉलर में क्या लिखा हुआ है, DOL, फिर वही बात है, तो स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस। फिर डोलड्रम्स है, डोलड्रम्स में पीरियड ऑफ डिप्रेशन। देखो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, डिस्ट्रेस का मतलब होता है वही आप किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हो, दैट इज डिस्ट्रेस। पीरियड ऑफ डिप्रेशन एक अवधि चलती है डिप्रेशन के एक दौर से अगर आप गुजर रहे हो। अब मान लो इस लॉकडाउन में ज्यादातर लोग जो है वो पीरियड ऑफ डिप्रेशन के एक अवधि से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट है, उनके एग्जाम नहीं हो रहे, ठीक है ना, टीचर है, उनको पढ़ाने को नहीं मिल रहा, तो हर किसी के पास अपने अपने डिप्रेशन के कारण है। तो डोल ड्रम्स, वही डोल का मतलब तो वही उदास है ही, और ड्रम का मतलब आपे कोई एक ड्रम में फिट कर दिया है और आप कभी इधर कभी उधर कभी सर ये इधर डॉलर कभी का उधर, आप बताएंगे इधर एक उधर। बार फिर से, डॉलर का। हाँ देखो, हाँ अभी आता है, देखो डॉलर को आप किससे याद कर सकते हो, जैसे एक तो रुपया होता है और एक डॉलर होता है। रुपया जब भी डॉलर को देखता है हमेशा कौन सी अवस्था में आ जाता है, डिस्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ जाता है, ऐसे याद कर लो। ये लो, आपने पूछा, मैंने और सिंपल तरीके से बताने को, डॉलर जब भी किसको देखता है, डॉलर को जब भी रुपया देखता है, तो वो जो डॉलर है वो किस में आ जाता है, स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस। भी डॉलर को लगता है कि यार रुपया कभी इतनी चढ़ाई पे ना जाए कि मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो वर्थ है वो कम हो जाए, इससे याद कर लो आप इसे। तो स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, स्टेट का मतलब यहाँ पे है अवस्था, और डिस्ट्रेस का मतलब वही निराशा, निराशा की अवस्था। तो रुपया जब डॉलर को देखता है तो वो डिस्ट्रेस में आ जाता है, और डॉलर जब रुपये को देखता है तो वो डिस्ट्रेस में आ जाता है। जैसे भी आपको याद हो सकता है कर लीजिए। डॉलर, डॉलर को मतलब आप अमेरिका का जो डॉलर है उससे याद कर लो। और डोल ड्रम का मतलब है, डोल का मतलब तो उदासी है ही, और ड्रम का मतलब आप एक ड्रम में घुस चुके हो, जिस ड्रम से आपको गवर्नमेंट बाहर नहीं आने दे रही, गवर्नमेंट कह रही है ड्रम के अंदर हो, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप एक पीरियड ऑफ डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन की एक अवस्था में आ गए, इससे याद कर लीजिए। अगला देखो, यूक्सोरियस, ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। यूक्सोरियस मीनिंग देखो आप, UXOR, ये जहां भी छप जाए वो वाइफ से रिलेटेड होता है। UXOR, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, UXOR जहां भी छप जाए वो वाइफ से रिलेटेड होता है। तो यूक्सोरियस तो होता है जोरू का गुलाम। यूक्सोरियस मीनिंग फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये हैंड पैक्ड है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है, हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड का मतलब है, हैंड का मतलब मुर्गी और पैक्ड का मतलब पकड़ रखा है। तो आप यूं मान के चलिए कि गर्दन पकड़ के रखता है, तो व्यक्ति की एक वाइफ जब अपने पति की गर्दन पकड़ के रखती है, मतलब वाइफ के हाथ में है गर्दन पति की, जैसा वाइफ बोलेगी वैसा ही पति करेगा, इट मींस जोरू का गुलाम। जैसा वाइफ बोलेगी वैसा का वैसा वो काम करता चला जाएगा। तो इसको यूक्सोरियस को तो आप इसमें तो रूट वर्ड पकड़ लो, UXOR, यूक्सोर, ये वाइफ से रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा। और हैंडपैक्ड मुर्गी की तरह पकड़ ली गर्दन को, मतलब जोरू का गुलाम। अब यूक्सोरिसाइड है, इसको याद करना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें CIDE आ रहा है। तो यूक्सोर तो पत्नी होता ही है, वाइफ। अब CIDE जब भी किसी के साथ आ जाता है वो हत्या से रिलेटेड होता है। जैसे सुसाइड, आपने सुना होगा सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड के लास्ट में CIDE आ रहा है, तो सुसाइड का मतलब क्या हो गया, हत्या। तो यहाँ पे यूक्सोरिसाइड का मतलब पत्नी की हत्या। ऐसे आप इसको अटैच कर सकते हो। आगे बढ़े, किसी के अगर कोई इश्यू है तो बोल दीजिएगा, रुक जाएंगे। सर ये क्लास कितने बजे तक होगी? बस 10 मिनट और होगी, 10 मिनट में कवर कर देंगे। सर मेरी तो ये 5 बजे क्लास शुरू हो जाएगी सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो वो क्लास ले लीजिए, बाकी रिकॉर्डेड रहेगा, आप वहाँ पे जो वापस से पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ जी, मैं फिर वहाँ टेलीग्राम पर देख लूंगी सर। हाँ, 5 कोई बजे ये ऑफ कर PDF दूंगी। आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। और सुनिए एक और बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सेक्शन आपको इसी ऐप पे मिलेगा। इस ऐप को आप इसी ओपन ऐप पर? करेंगे, एक रिकॉर्ड, हाँ इस ऐप को ओपन करते ही आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है लेकिन सर, उसमें ठीक। 2-3 घंटे लगते हैं बस।
अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ वर्ड पर्टिकुलर्स यूज किए हैं। पहला जो मीनिंग अपने पास है वो स्लैंग वर्ड। स्लैंग वर्ड का देखो मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये सपोजिंग इफ इनकरेक्ट लिखा है और सपोजिंग या इफ ये करेक्ट लिखा है। मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है। याद रखिएगा, वैसे तो ग्रामर के रूल हैं, लेकिन ये सुपरफ्लुअस एरर में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं। कभी भी सेंटेंस में सपोजिंग और इफ अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो गलत होता है। या तो सेंटेंस में होना चाहिए सपोजिंग या होना चाहिए इफ। ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये कोई मीनिंग नहीं है, ये आपको मैं फ्रेज बता रहा हूँ। सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन सपोजिंग और इफ अगर अलग अलग आते हैं किसी सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो सही रहेगा। सपोजिंग और इफ कभी एक साथ नहीं आते, कॉमन एरर का फेवरेट क्वेश्चन है। रीजन बिकॉज, रीजन के साथ कभी बिकॉज नहीं आता, इनकरेक्ट है। लेकिन रीजन के साथ वाई आ जाता है, ये करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है कि रीजन के साथ कभी बिकॉज नहीं आएगा। बिकॉज अगर आएगा तो गलत रहता है, लेकिन रीजन के साथ अगर वाई लिखा आता है तो वो हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। फिर है सेंट परसेंट। भाई साहब सेंट परसेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, 100% होता है। लेकिन बोलने में बोलते हैं सेंट परसेंट, मेरी बात सही है भाई साहब, नहीं सेंट परसेंट नहीं होता, हमेशा क्या होता है 100%। तो ये सही होगा। ये कॉमन एरर के फेवरेट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। कई बार हम कहते हैं ना पासिंग मार्क्स ही आए हैं उसके, तो अरे पासिंग मार्क्स नहीं होता भाई साहब, गलत होता है पासिंग मार्क्स। हमेशा सही क्या रहेगा, पास मार्क्स हमेशा। लेकिन बोलते हैं हम ज्यादातर पासिंग मार्क्स, कि उसके तो पासिंग मार्क्स ही आए थे एग्जाम के अंदर। पासिंग मार्क्स नहीं होगा, पास मार्क्स होगा। तो ये तो ऐसा कुछ, इसमें कोई स्टोरी भी मुझे बनाने की जरूरत नहीं। ये तो बस आपके साथ मैंने स्लैंग वर्ड्स यूज किए हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। अब ये देखो आप, ये अच्छा है भाई। ये क्या बता रहा है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ। इसने लिखा है ऑमनिस, सबको क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, अब देखो ओमिनियस साइलेंस लिखा हुआ है। अब देखो इस पे है खतरनाक चुप्पी। इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मतलब है ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जुड़कर एक अर्थ बना रहे हैं। फिर ये लाइक इन प्राइस, दोनों ये आपस में जुड़ के ये एक अर्थ बना रहे हैं। पहले ओमिनस साइलेंस को देखो आप। आपके दो दो स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, जो आपको ठीक लगे उससे याद कर लेना। माइनस, आपके जो नंबर आए जीरो, जीरो नंबर आते हैं तब भी घर में चुप्पी छा जाती है। आप घर वालों के साथ शेयर करते हो क्या कि जीरो नंबर आए, क्या ही बताएं आप घर वालों। लेकिन आपके नंबर अगर जीरो में आए तो आप चुप्पी में आ जाते हो, और माइनस में आए तो भी चुप्पी, खतरनाक चुप्पी में आ जाते हो। याद हो गया मेरे हिसाब से, ये अटैच कर सकते हो आप अपने साथ ही। जीरो नंबर आए मतलब ओ का मतलब अंडा नंबर आया है तो चुप्पी छा गई, माँ बाप को बताने लायक नहीं हो। माइनस में नंबर आ गए तो नहीं बता सकते। तो ओमिनस साइलेंस मतलब एक ऐसी साइलेंस छा जाती है, खतरनाक चुप्पी छा जाती है कि किसी को कुछ बताने लायक बचे ही नहीं आप। ठीक है, फिर है लाइक इन प्राइस। और एक और बता देता हूं, मुझे अभी अभी याद आया, हाइक इन प्राइस। एक तो लाइक होता है, एक HIKE होता है, हाइक इन प्राइस। दोनों का ही अर्थ होता है कीमतों में बढ़ोतरी। जैसे 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 अभी पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं आपको सबको पता होगा, पेट्रोल डीजल के, तो ये क्या है, लाइक इन प्राइस या हाइक इन प्राइस, मतलब कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, लाइक इन प्राइस। एक होता है सोलर प्राइस। सोलर को तो आप वही सोल से याद कर लो, सूरज। मतलब जो कीमत है वो सीधा सूरज को पकड़, कई बार कहते हैं ना आसमान को छूती हुई कीमतें, तो उससे याद कर लो इसको, सोलर प्राइस मतलब आसमान से सूरज की तरफ जा रही है, इतनी कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमतों में बढ़ोतरी, सोलर प्राइस। पैलेट स्टोन, ये आपको कभी ना कभी कोई, आप अगर ऐसा कोई मामला लिखोगे जहां पे आपने कोई कोई मान लो आपको कोई ऐसे लिखना मिल जाए, वहां पे आप पैलेट स्टोन को यूज कर सकते हो। जैसे आपने सुना जम्मू कश्मीर में पथराव करते रहते हैं इधर उधर, पैलेट स्टोन, तो पथराव करने को बोलते हैं पैलेट स्टोन। स्टोन का मतलब तो होता ही पत्थर है, और पैलेट का मतलब, इसको आप यूं मान के चलिए कि पैलेट, पैलेट का मतलब वैसे तो होता है जो आगे हथियार लगाए रखते हैं ना पुलिस वाले, कई बार आपने देखा होगा पत्थरों से बचने के लिए, दैट इज पैलेट स्टोन। तो याद रखना इसका मतलब होता है पथराव करना। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बताए, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये पहला ही पहला है, ये याद रखना आप। बाकी तीनों तो मैंने आपको जनरल फॉर्म में बताए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ओमिनस साइलेंस। तो माइनस में अगर आपके मार्क्स आ गए तो खतरनाक चुप्पी छा जाएगी भाई साहब। याद हो गया भाई साहब ये मीनिंग। सोमवार, सोमवार का मतलब होता है उदास। ठीक है, इसको सोमवार को आप याद कर लीजिए, सोमवार से, ऐसा लिखा हुआ है जैसे सोमवार। अब सैटरडे संडे को अगर लोगों ने एंजॉय करा रहता है, सोमवार को ऑफिस में जाना पड़ता है तो चेहरे पे अलग ही उदासी छाई मिलती है। ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है, संडे को घर पे एंजॉय किया होता है, सोमवार को जब उसको वापस से अपनी स्कूल में कॉलेज में क्लास में आना पड़ता है तो उदासी छा जाते हैं। सोमवार को याद किससे कर लो, सोमवार से। और अगर मारवाड़ी में कहते हैं तो सोमवार भी बोल देते हैं ना, तो कैसे भी आपको याद होना चाहिए, सोमवार याद कर लो, सोमवार याद कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है ना, सोमवार उदासी। फिर लिखा हुआ मुंडेन। मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक। मुंडन आपने सुना हो, छोटे बच्चों का मुंडन होता है, तो मुंडन आपको पता है आपका भी मुंडन हुआ है,
कल को आपके बच्चे होंगे, उनका भी आप मुंडन कराओगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करवाया जाता है ये, क्या इसकी कहानी किसी को पता है क्या? बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो मतलब क्या है इसका कि एक सांसारिक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। आपके माँ बाप ने आपका करवा दिया, आप अपने बच्चों का करवा दोगे, आपके बच्चे उनके बच्चों का करवा देंगे। ये एक प्रोसेस है जो चलता हुआ आ रहा है, मुंडन। लेकिन पता किसी को नहीं है कि मुंडन करवाया क्यों जाता है, भाई साहब लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो बस मुंडन जहाँ पे, ये वैसे तो मुंडेन है, लेकिन आप मुंडन को मुंडन से याद रखो, मुंडेन के चक्कर में मत पड़ो। तो मुंडन क्यों करवाया जाता है? क्योंकि एक सांसारिक प्रक्रिया है, ठीक है। ट्रम्प, इसको डोनाल्ड ट्रंप से याद कर लो भाई। डोनाल्ड ट्रंप यार चुनाव हारने के बाद क्या फिर रहा है? मारा मारा फिरना, मारा मारा फिर रहा है, ठीक है। इसको ट्रंप से याद कर लीजिए। फिर है कमेराडेरिल, मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग है ये कमेराडेरिल। अर्थ बताता हूं मैं। गुड फ्रेंडशिप, एक अच्छा व्यवहार होना किसी के साथ। कमेराडेरिल, आप यूं मान के चलिए आज के टाइम पे हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी के हाथ में क्या है? कैमरा होता है। और डेरिल को आप याद किससे कर सकते हो? डायरी से। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को अपने कैमरे में रखता है और एक डायरी मेंटेन करके रखता है, डायरी में उसने सबकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी, हर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करता है वो। तो गुड फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती जिसकी होती है, वो एक डायरी को मेंटेन रखता है। आप ये मान के चलिए एक व्यक्ति है जिसके पास कैमरा भी है और डायरी भी है, मतलब उसका कैमरे और डायरी के साथ एक अच्छी खासी दोस्ती बना रखी है उसने, उसको उनसे लगाव है किसी ना किसी तरह। तो कैमरा और डायरी को डायरी से याद कर लीजिए, यूं पकड़ लो आप इसको। फिर अपने पास है मीनिंग नेक्रोपोलिस। नेक्रो वर्ड पकड़ लो, रूट वर्ड है डेथ। नेक्रो जहां पे छप के आ गया, ये क्या इसका अर्थ होता है? डेथ होता है, मौत होता है। तो नेक्रोपोलिस, पोलिस का मतलब पुलिस नहीं है ये, पोलिस मेट्रोपोलिस सिटी होती है ना, मेट्रोपोलिस मतलब शहर। तो नेक्रोपोलिस का मतलब हुआ सिटी ऑफ डेथ। नेक्रो का मतलब डेथ और पोलिस का मतलब शहर, तो नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है सिटी ऑफ डेथ। या आप इसको पोलिस, अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं पोलिस को याद रखने का भी तरीका बता देता हूं। पॉलिश का मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि जो पॉलिश करवाते हैं हम शूज पे, ये शूज पे जो पॉलिश करवाते हैं, ये ज्यादातर ऐसे काम कहां चलते हैं? शहरों में। गांव में तो लोग मान लो जूती पहन के चल रहे हैं, चप्पल पहन के चल रहे हैं, ठीक है ना, सैंडल पहन के चल रहे हैं, लेकिन शहरों में लोग शूज में रहते हैं, उस उन पे क्या करवाते रहते हैं? पॉलिश करवाते रहते हैं, चमक रखते हैं उनके ऊपर। तो सिटी से तो उसको कनेक्ट कर लो। और नेक्रो का मतलब ये सीधा सीधा याद रखिएगा, डेथ होता है नेक्रो का मतलब, ठीक है ना। नेक्रो का मतलब होता है डेथ, ठीक है ना। किसी आदमी के गर्दन पे अगर आपने मारी, नेक, नेक का मतलब गर्दन, गर्दन के ऊपर अगर आपने प्रहार कर दिया तो मौत हो सकती है उसकी, ऐसे पकड़ लो। तो नेक्रोपोलिस का मतलब सिटी ऑफ डेथ, और नेक्रोग्राफ मृतकों का ग्राफ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मीनिंग इसलिए भी बन जाता है कि कोरोना के अंदर मृतकों का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो नेक्रो का मतलब मृतक होता है, ठीक है ना, डेथ। और ग्राफ का मतलब ही क्या समझते हो आप? ग्राफ का मतलब होता है कि एक जैसे जो आप लिखते हो, नोट डाउन करते हो, तो मृतकों का ग्राफ, बस उससे पकड़ लो इस चीज को, हो जाएगा याद। चलो आगे देखते हैं। फिर आ गया नेक्रोलोग। नेक्रो मौत है ही, आपको पता ही है। और लोग का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, लोग, तो टॉक बोलते हैं जिसको। तो शोक संदेश, अखबार में आप कई बार कोई शोक संदेश पढ़ते हो ना, दैट इज नेक्रोलोग। याद रखिएगा इस बात को, लोग को। फिर है नेक्रोमेंसर। नेक्रो वही मौत वाला मामला है ही, और मेंसर का मतलब क्या होता है? तांत्रिक को बोलते हैं। वन हु टॉक्स विद डेड पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो मृत लोगों से बात करता है। तो तांत्रिक वगैरह कहते हैं ना कि मृत आत्माओं से बात कर लेते हैं। तो नेक्रो का मतलब वही मौत, और मेंसर का मतलब होता है बातचीत करने वाला, ठीक है ना। तो नेक्रोमेंसन तांत्रिक को बोल दिया आपने। वन हु टॉक्स विद डेड पीपल, मरे हुए लोगों से बात करने वाला। डिलीजेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये शोक संदेश, और ये इस बार कोरोना के पीरियड में हो सकता है ऐसा कोई मीनिंग पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने आपके साथ ये ऐड किया है। डिलीजेंट बड़ा सिंपल है, दिल्ली को दिल्ली से याद कर लो, जेंट का मतलब जेंट से याद कर लो। दिल्ली के जो जेंट्स है ना, वो बहुत ही मेहनती है भाई साहब। सुबह निकलते हैं बेचारे, फिर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, फिर मेट्रो में बैठते हैं, फिर अपने पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं। और दिल्ली आपको वैसे पता है कि भागा दौड़ी वाला शहर है, तो कभी इधर भागे कभी उधर भागे, फिर पैसे भी कमाने, फिर आए वो घर पे। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब है दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो क्या है? बहुत ही मेहनती है। एसिड्यूअस है, एसिड्यूअस को आप आज से याद कर लो। एस का मतलब क्या होता है? गधा, गधे की तरह काम करते रहते हैं, पूरे दिन भागा दौड़ी रहती है उनके। तो एसिड्यूअस से पकड़ लो इसको, एसिड्यूअस। फिर इधर है स्टडीज। स्टडीज का भी मतलब क्या होता है? हार्डवर्क करने वाला, ठीक है ना। स्टडीज, स्टडीज का तो मतलब अब स्टडी अगर आपने करनी है तो हार्डवर्क करना ही होगा, तो स्टडीज तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टडीज तो यूं पकड़ लो, एसिड्यूअस में आस ए डबल एस गधे को पकड़ लो, डिलीजेंट में दिल्ली के जेंट्स को पकड़ लो, बस हो गया काम। मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं।
बेफिक्र हो, कहीं सोच रहे हैं कि सर ज्यादा मीनिंग हो रहे हैं, चिंता मत करो, सारे याद हो जाएंगे। 2 मिनट की क्लास हो रहा है बस। एडहोक, ये क्या है भाई साहब? कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, एडहोक, एड्रोइट, एल्मामीटर और विज़-अ-विज़। एडहोक क्या होता है? लेटिन वर्ड है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखे यहाँ पे, नहीं तो विदेशी शब्दों को लिखने की जरूरत नहीं थी। एडहोक होती है एक, क्या किसको बोलते हैं? विद रेस्पेक्ट टू दिस या फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। इसको क्या बोलते हैं? तदर्थ कमिटी, एडहोक कमिटी। एडहोक कमिटी किसे बोलते हैं? कि मान लो किसी काम को पूरा करने के लिए, अगर किसी भी पर्टिकुलर किसी काम को पूरा करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है ना, अस्थायी तौर पर, उसे बोलते हैं एडहोक। जैसे मान लो कोई टीचर है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, अगर परमानेंट टीचर नहीं है, लेकिन फिर क्या रखते हैं कि अगर एडहोक टीचर रखते हैं। एडहोक टीचर का मतलब होता है कि उस पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए कुछ समय के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे अगर किसी को रखा है, तो आप उसे कह सकते हो एडहोक। कोई कमेटी बनाई है, मान लो कोरोना के जो मौतें हो रही हैं, इसके ऊपर कोई कमेटी बना दी कि भाई साहब आप पता करो कि सही तरीके से वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं एडहोक। तो लेटिन वर्ड है, लेकिन मीनिंग याद रखना, एडहोक का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस। कोई भी कारण को लेकर, किसी काम को लेकर रेस्पेक्ट से भी, आप रेस्पेक्ट के थ्रू उसमें कोई काम करोगे, या फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर कारण को लेकर। हिंदी में अगर मैं आपके लिए लिखूं तो तदर्थ कमेटी बोलते से, तदर्थ कमेटी, ठीक है ना, याद रखिएगा, टेम्पररी भी तो हो सकता इंपॉर्टेंट। है ना एडहोक का मतलब? हाँ टेम्परेरी हो गया, पर्टिकुलर रीजन का मतलब टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर। टेम्परेरी सही मीनिंग बोला है आपने, कोई दिक्कत ही नहीं। सर क्योंकि क्योंकि सर पॉलिटी में होता है एडहोक कमेटी होती है जो कि किसी मतलब कि पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई जाती है, जैसे कोरोना के लिए कमेटी हाँ बना दी कुछ समय, या फिर किसी और हाँ चीज बस के बस लिए। बस बस बस, हाँ सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो आप, सही जगह जा रहे हो। अगला देखो, एड्रोइट, इसको रोहित से याद कर लो। एड्रोइट को रोहित शर्मा से याद कर लीजिए, रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है उससे पकड़ लो इसको। रोहित शर्मा को ऐड करने के लिए इतनी क्यों मिलती है? क्योंकि वैसा वो क्लेवर है, स्किलफुल, ये SKILL है यहाँ पे, ठीक है ना, SKILLFUL, स्किलफुल है, डेक्स्ट्रस है, मतलब काफी वो क्या है, स्किल है उसमें, निपुणता है, क्रिकेट भी अच्छा खेलता है और एड में भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है, इसलिए उसको एड ज्यादा मिलती है। किसको? रोहित को। तो एड्रोइट, ये फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच को तो याद रखना नहीं है आपको, मीनिंग याद रखना है एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब होता है जो क्लेवर होता है, चतुर होता है, स्किलफुल होता है, जिसमें कई सारी खूबियां होती है, निपुणता होती है। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस वर्ड याद रख लीजिएगा, डेक्स्ट्रस बहुत अच्छा मीनिंग है, डेक्स्ट्रस, ठीक है ना। डेक्स्ट्रस को आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको यूं पकड़ लीजिए आप। डस्टर नहीं होता क्या, कोई टीचर डस्टर यूज करता है, तो टीचर में क्या स्किल की कमी होती है क्या? क्या वो क्लेवर नहीं होता? भाई किसी आदमी ने अगर डस्टर अपने हाथ में लिया है, इसका मतलब उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ तो नॉलेज है ही, स्किल है ही उसके पास, तो उससे पकड़ लो इसको, डेक्स्ट्रस। इसको डस्टर से याद कर लो। डस्टर आप जानते हो क्या होता है? साफ करने वाला, बोर्ड पे जो भी लिखा रहता है उसे डस्टर बोलते हैं, तो डेक्स्ट्रस से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। फिर है अल्मा मीटर। एल्मा मीटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेटिन वर्ड है, तो लेटिन तो कोई बात नहीं, आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एल्मा मीटर, वंस ओल्ड स्कूल, किसी का पुराना स्कूल, एक तो ये मीनिंग होता है। और एक होता है लिटरली आर फॉस्टरिंग मदर, जिस माँ ने हमें पाला पोसा, जन्म देने वाली माँ नहीं, फोस्टरिंग मदर का मतलब होता है जिस माँ ने हमें पाला पोसा होता है, उसको बोलते हैं। दोनों ही अर्थ सही है, कोई सा भी कम नहीं है। वंस ओल्ड स्कूल, किसी का पुराना स्कूल, और एक दूसरा मीनिंग इसका होता है पालने पोसने वाली माता, माता जन्म देने वाली माँ नहीं, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, वो वाली माता, अल्मा मीटर। सर तो अल्मा में तो एक तो देखो, हाँ बताओ। सर ये ईडीएम भी तो होता है ना सर, अल्मा मैटर? एल्मा मीटर ईडियम नहीं है, फ्रेज है ये। ईडियम तो मुहावरे होते हैं, नहीं ये कोई सर, मुहावरा नहीं है। नहीं सर, मैंने पढ़ा था कि मतलब अल्मा मैटर का मतलब कि अव्वल पोजीशन, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, हाँ हाँ, ये नहीं होता ऐसा एल्मा मैं। मीटर, वो ये नहीं होता, उसमें मीटर की स्पेलिंग दोबारा चेक करना, METER लिखी होती है, ये एल्मा मैटर ओके है। सर। वो जो आपने पढ़ी है ओके ना, सर। दोबारा चेक करोगे तो मीटर की यस स्पेलिंग सर। METER मिलेगी वहां पे। तो इसको आप ओके किससे सर। याद करोगे? माँ से याद कर लो, इसमें एल्मा लिखा हुआ है ना, एक तो माँ लिखा हुआ है, और दूसरा ओल्ड स्कूल का मतलब सबसे पुराना स्कूल हमारा कौन सा होता है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपका माँ ही सबसे पहला स्कूल होती है कि नहीं होती? सबसे पहली शुरुआत हमें कुछ सिखाने की माँ बाप ही करते हैं। तो किसी का ओल्ड स्कूल है वो भी माँ है, और किसी को पालने पोसने वाली है माँ, वो भी माँ है, तो एल्मा मेटर, इसको माँ से याद कर लेना। फिर है विज अ विज, ये मैं स्पेलिंग दोबारा से लिख देता हूं अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही, विज अ विज, ये है यहाँ पे लिखा हुआ। विज अ विज का क्या मतलब होता है? इन रिलेशन टू और एज कंपेयर्ड विद, लिटरली फेस टू फेस, आमने सामने। अब आपको मैं तरीका बताता हूं। जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त से कहा कि वी सेट डाउन विज अ विज एट द टेबल, हम टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए।
आमने सामने जब कोई चीज होती है दैट इज विज अवेज। जैसे आप और हम एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अगर किसी बात पर डिस्कस करते हैं ना, तो वो क्या होता है, फेस टू फेस, मतलब आमने सामने, विज अवेज। याद रखना, बिल्कुल जहां तुलना की जाती है आमने सामने बैठकर। कोई भी काम अगर आप आमने सामने बैठकर करते हो, कोई भी बात करते हो, कोई डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो, दैट इज विज अवेज। ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन फ्रेंच पे तो मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन विज अवेज जरूर याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। हैंग, हेंग, बियर, बियर, ये चारों स्पेलिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही देख लीजिएगा, इस पे टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये जरूर देख लो आप, बियर एक तो पैदा करना और एक बियर होता है सहन करना, ठीक है ना। स्पेलिंग दोनों की तीनों की सेम है, बस खाली ये स्पेलिंग में फर्क है। जो पैदा करने वाली स्पेलिंग होती है वो थर्ड फॉर्म उसकी बॉर्न होती है, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म BORNE होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। तीनों आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये पार्ट, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, ये बस मैंने आपके पर्टिकुलर याद रखने के लिए आप पे मेंशन की, ठीक है। एक प्रेपोजिशन का छोटा सा रूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एग्री के साथ टू प्रेपोजिशन भी आता है, एग्री के साथ विद प्रेपोजिशन भी आता है भाई साहब। एग्री के साथ टू भी आती है और विद भी आती है। एग्री का मतलब होता है किसी चीज से आप सहमत होते हो। अगर आप किसी चीज से सहमत होते हो टू प्रेपोजिशन लगा लेना, किसी व्यक्ति से सहमत होते हो विद प्रेपोजिशन लगा लेना। बस ऐसे शेयर कर लिया, चिंता मत करो, ग्रामर वाले जो अपने जो बैच चल रहा है वहां पे तो आएगा ही आएगा। तो किसी व्यक्ति से सहमत होते हो तो एग्री के साथ विद रहता है, लेकिन अगर किसी बात से सहमत होते हो तो टू प्रेपोजिशन आती है, ध्यान रखना। और ये हैंग और ये सारे के सारी चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर भाई ये क्या है देख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर भी क्या कह दिया इसने यहाँ पे। देखो ये कुछ ऐसी डेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनमें ऐसा कुछ तो नहीं है इंपॉर्टेंटली, लेकिन फिर भी एक ये तो याद कर लेना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कल को आपके कोई जीके के क्वेश्चन में आ जाए भाई, याद रखना। यहाँ ये 22वां विश्व कप फुटबॉल वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा देख लेना, ये तो वैसे पहले के लिखे हुए हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये रूल ऑफ दिस सेशन, आज के सेशन का एक रूल सिखाता हूं आपको ग्रामर का। डाउटफुल के साथ इफ और वेदर भी लगता है, और डाउटफुल के साथ दैट भी लगता है, ध्यान दीजिएगा एक बार। डाउटफुल के साथ इफ और वेदर भी लगता है और डाउटफुल के साथ दैट भी लगता है, लेकिन देखो डाउटफुल का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इफ या वेदर, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस में हो तो दैट लगता है। सेंटेंस देखो, शी इज डाउटफुल इफ वेदर हर फादर विल परमिट हर टू गो टू द सिनेमा। उसे शक है कि क्या पता उसके फादर उसको परमिट मतलब अनुमति देंगे सिनेमा जाने के लिए, गो टू द सिनेमा। तो गो टू द सिनेमा, गो टू द ओपेरा, गो टू द थिएटर आपको याद करवाया मैंने, द आर्टिकल रहता है। यहां देखो शी इज डाउटफुल, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, इसलिए तो लगा इफ या वेदर। लेकिन यहां देखो आई एम नॉट डाउटफुल, इस बार नोट लगाया हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है, तो यहाँ पे इफ और वेदर अप्लाई न करके उसने क्या अप्लाई करा है, दैट। तो आई एम नॉट डाउटफुल, मुझे शक नहीं है कि यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, कि तुम्हारा इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई शक नहीं है, मतलब होगा ही होगा। तो ये याद रख लेना, एक छोटी सी बात है, याद रखने वाली बात है। एक आपके लिए ये यहाँ पे ईडियम और फ्रेजेस है, इनको भी पढ़ते चले जाओ। एट वंस विट्स एंड, एक बार पहले भी आया था हमारी क्लास के अंदर ये, जब हम ग्रामर वाली क्लास कर रहे थे। वंस विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि, किसी की बुद्धि का एंड हो जाए तो मतलब टू बी कंफ्यूज्ड, घबरा जाना, होश खो देना, कंफ्यूज हो जाना। सेंटेंस है समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर एट देयर विट्स एंड, अपनी बुद्धि का एंड जहां पर हो जाता है व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब वो अपना होश खो बैठते हैं भी। अब मान लो किसी सवाल को 10 बार कर लिया फिर भी आंसर नहीं आ रहा, पूरी विट, विट का मतलब पूरी बुद्धि लगा दी आपने, बुद्धि पूरी एंड होने के आ गई, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो, आपसे आंसर नहीं आ रहा। ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों से भरा हुआ बेड है, मतलब एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। द लाइफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। एक प्राइम मिनिस्टर की जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, वो क्या नहीं होता, इजी नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता भी। ऐसा नहीं कि वो जब जाकर सोता है बिस्तर पे तो वहां पे उसको फूल बिछे हुए मिलते हैं, इतनी आसान नहीं होती उसकी लाइफ, उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। लास्ट मीनिंग सीख जाओ आज का, वर्ड ऑफ दिस सेशन, ये वाला मीनिंग नोट डाउन कर लेना। ONEIRATAXIA, ओनेरेटेक्शिया बोलते हैं इसे, ओनेरेटेक्शिया। ओनेरेटेक्शिया का मतलब होता है द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। जब आप सपनों में और वास्तविकता में फर्क करना नहीं सीख पाते, इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब आप में इतनी एबिलिटी नहीं रह पाती कि सपना और सच इनमें आप फर्क नहीं कर पाते हो, दैट इज ओनेरेटेक्शिया। ये याद रख लेना, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक मीनिंग है ओनेरेटेक्शिया। याद करवाता हूं, इसमें देखो रेट लिखा हुआ है और टैक्स भी लिखा हुआ है, रेट भी है और टैक्स भी है।
कोई ऐसा आदमी, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी आदमी को क्या कीमत चल रही है और उसको क्या टैक्स चुकाने पड़ रहे हैं, इसमें कभी भी वो क्या नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो कितनी कमाई कर रहा है, टैक्स कितना लग रहा है। किसी आदमी को इसके बारे में कोई एबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो एक इनएबिलिटी हो जाती है कि आप फर्क कर पाओ किसके बीच में, सपनों के बीच में और वास्तविकता के बीच में। ये आपका यह क्लास कंप्लीट होती है। अब एक बार के लिए हम सारा का सारा मामला रिकॉल करेंगे। मीनिंग में गायब कर देता हूं। सभी जुड़े हुए हैं? एक बार रुको, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्रिपेयर हो सारे? पूछूं मीनिंग? सर ठीक है, चलो पहला मीनिंग रिकॉल करता हूं। मुझे बताइए आप, कैजुअल का क्या मतलब होता है? चापलूसी करना। काजोल से याद किया। एमेलियोरेट का क्या मतलब होता है? टू इम्प्रूव, सुधारना। सुधारना, ठीक है। एमेलियोरेट को अमूल के रेट से याद किया आपने। सभी अपना माइक ऑन कर लो भाई, सब आंसर दो जिन जिनको याद है। यूक्सोरियस, UXOR किससे रिलेटेड है ये? वाइफ का गुलाम। वाइफ, जोरू का गुलाम। वाइफ से, हाँ। तो यूक्सोरियस का मतलब क्या हुआ? जोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड, ठीक है। पासिंग मार्क्स सही है या पास मार्क्स सही है? पास मार्क्स। ठीक है। काबिल, काबिल, गलतियां निकाल सकता है वो। गलतियां निकालना। कमियां निकालना, छोटी छोटी गलतियां निकालना, ठीक है। एडेज, कहावतें, कहावत, मुहावरे। लोकोक्तियां। सपोजिंग इफ एक साथ आ जाए सही रहता है या गलत रहता है? इनकरेक्ट। गलत। ठीक है। ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस, चुप्पी। माइनस में मार्क्स आ गए। चुप्पी, साथ की खतरनाक चुप्पी, कोई नहीं बोलने वाला। मुंडन, सांसारिक। ठीक है। कमारा डेरिल, ए गुड फ्रेंडशिप। ठीक है। अ गुड फ्रेंड। डिलीजेंट, मेहनती, बहुत मेहनती। दिल्ली के जेंट से याद कर लो, ठीक है इसे। एल्मामेटर, एल्मामीटर, वंस ओल्ड स्कूल। वन सोल स्कूल, या फिर पालन पोषण करने वाली माँ उसकी, ठीक है। फिर मुझे आप ये बता दीजिए, ए बेड ऑफ रोजेस, इस इडियम का क्या अर्थ होना चाहिए? कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक। ठीक है। फिर आप मुझे ये बता दीजिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बताया था मैंने आपको? आंध्र प्रदेश, 1953। आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पे, भी लैंग्वेज इनकी ऐसी है तो एक अलग से स्टेट बना दो, आंध्र प्रदेश बना दो। डाउटफुल के साथ इफ और वेदर आप पॉजिटिव सेंटेंस में लगाएंगे या नेगेटिव में लगाएंगे? पॉजिटिव में। पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये रिकॉल करनी है हमने अपनी क्लास। याद रखिएगा सब कुछ। पीडीएफ में भी आपका एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना लेता हूँ, वहाँ पे आप सबको ऐड कर लूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब एक बात आप सुनते चले जाइए, पीडीएफ में आपको यहाँ पे भी, इसी एप्लीकेशन पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। थोड़े घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे बाद हो सकता है ये वीडियो भी आपको, जो हमने आज का लेक्चर लिया है, ये आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। तो दोबारा से अगर पढ़ना हो तो दोबारा से भी पढ़ना, ठीक है? तो कैसा रहा लेक्चर? अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बताना है, कोई आपका सजेशन हो तो आप शेयर कर लो भाई। पहली क्लास अपने आप बता दीजिए कुछ भी। क्लास तो 50 रोज इतनी होगी क्लास? नहीं, इससे भी कम टाइम की होगी। आज तो मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है 1 घंटे की क्लास कैसे होगी। इससे भी कम टाइम की होगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट की क्लास रखने की कोशिश करूंगा। नहीं सर, सही है सर, वर्ड समझ में आना चाहिए सर। नहीं, वर्ड्स का वो है ना, लोड नहीं आना चाहिए दिमाग में, वर्ड्स नहीं रहने चाहिए। यस सर। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे डाउट है, जैसे पहले मिल जाएगी। आवाज आई नहीं यार आपकी। सर जो आप क्लास लोगे, पीडीएफ और जो आप करना बताते हो उस वर्ड्स के बारे में, वो हम साइड बाय साइड लिखते रहें। क्यों करोगे यार? क्यों मेहनत करने चाहते हो आप? मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ ना, मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा तो रहा हूँ।
दोस्त जो उसके लिखो। अलावा आप बताते हो ना वर्ड्स के बारे में, हम्म। सर जैसे जो वो क्या जिस तरीके से याद कर सकते हैं वो। अच्छा स्टोरी। यस सर, वो स्टोरी टाइप या कि नहीं उसकी नहीं नहीं जगह नहीं पहले स्टोरी, से। नहीं 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 ऐसा नहीं करना आपने। अगर स्टोरी लिखने बैठ गए तो फिर तो वही डटाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये लेक्चर ही 2 या 3 बार देख लेना है बस। ठीक ठीक है सर, ठीक। एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर ही 2-3 बार देख लिया करो, लिखना नहीं है कुछ भी। अच्छा सर, मेहनत मत मतलब करो, मन में मेहनत जितनी कर ली, हाँ बस मेहनत नहीं करनी। पीडीएफ आपको मिल रही है, और पीडीएफ में अगर कभी कुछ लिखना हो भी तो ये पीडीएफ जब आपको टेलीग्राम पे ऐड करूंगा ना, तो टेलीग्राम पे जब भेजूंगा तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखना हो, हाईलाइट करना हो तो वो लिख लिया करना अपने हिसाब से। वैसे कुछ ठीक है लिखने सर। मत, लेक्चर के साथ साथ लिखोगे तो मीनिंग याद ही नहीं होगा। यस सर। और कोई किसी का कोई डाउट क्वेश्चन कुछ भी? चलो लगता है मेरे हिसाब से सब ठीक है। आप में से आज ही इसको चाहे डेमो वीडियो मान लो चाहे कुछ भी मान लीजिए आप, तो जिन्होंने अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई वो फीस अपनी सबमिट करवा दीजिएगा। इस ऐप में भी ऑप्शन है फीस सबमिट करवाने का, और नहीं तो फोन पे नंबर जो मेरा नंबर है वही फोन पे का नंबर है, चाहे उस पे करवा दिए, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा है। पर पहले क्लास इंपॉर्टेंट थी, वो आपने ले लिया, आपने देख लिया। चलिए मिलते हैं कल अच्छे लेक्चर के साथ, कल और मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। और पहले आते सबसे पहले इन्हीं में से मैं कुछ मीनिंग पूछूंगा, ठीक है? ओके बाय। ओके थैंक यू।